सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है यूनिट 7 से रिलेटेड, उससे आज कल हम लोगों ने इसरो के बारे में पढ़ा था, या ज़्यादातर हम लोगों ने इसरो से रिलेटेड सैटेलाइट्स के बारे में देखा, डीआरडीओ के बारे में देखा। तो उन्हीं से रिलेटेड आज जो भी भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है या उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था सैटेलाइट के बारे में बनाया था। तो सैटेलाइट कौन बनाता है, इसमें किस किस का मतलब भूमिका रहती है। फिर सैटेलाइट के बाद में हम लोगों ने स्पेस स्टेशन के बारे में भी देखा था कि स्पेस से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें देखी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी किससे रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है। इसरो के बारे में हम लोगों ने देखा था कि रॉकेट कहाँ से छोड़ा जा, मतलब हमने देखा है तो इसलिए डिपार्टमेंट बना के रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। स्टार्ट करें, ठीक है? यस। तो हम लोग यहाँ पे अगर हमारे टॉपिक के हिसाब से देखें तो हमारा कौन सा, हम लोगों ने कल सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। हमारा अभी कौन सा है, इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, इसरो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। इसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसरो को देखोगे तो इसरो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था कल अगर आपको याद हो। ईयर तो मैंने बता दिया था, लगभग डेट आपको बताना है यहाँ पे बस। ठीक है, हेडक्वार्टर के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर हमको देखने को मिलता है इसरो का, ठीक है। तो इसरो का हम लोगों ने देखा था किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया था किस ईयर में हुआ था। ठीक है, डेट रह गई है, तो डेट क्या है हमारी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 को ये क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर हमको पता है कहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसरो का पहले नाम क्या था, पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था। क्या इसरो का नाम पहले से इसरो था, किस नाम से जाना जाता था इसरो पहले, स्टार्टिंग में इसरो का नाम क्या था। इस तरीके की चीजें पूछे जा सकती है। कल हम लोगों ने देखा है जैसे कि जीपीएस था, तो जीपीएस का पहला नाम मैंने बताया था कि नेट मेट था। तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। अगर कंप्लीट करना है तो यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले इसरो किस नाम से जाना जाता था, इन कॉस पर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था इन कॉस पर, ये बताओ। हम लोगों ने देखा इसरो जो है 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, पर इससे पहले इसी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट था जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, इन कॉस्पर के नाम से जानते थे। वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1962 को। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं तो लगभग 7 साल के बाद इस मतलब इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया, इसरो रख दिया गया। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये सबको पता है, तो ये चीज याद रखना। अब स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब इसरो बना या इसरो स्टैब्लिश हुआ तो वो किस विभाग के अंदर आता था, या 1969 में जो इसरो बनाया गया था वो किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता था, कौन सा विभाग था। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर था। किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, उस ईयर की बात कर रहा हूं, पर उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 1972 में ये किस विभाग के अंदर आने लगा, या किस डिपार्टमेंट के अंदर आने लगा, स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर या अंतरिक्ष विभाग के अंदर आने लगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी आप पूरी की पूरी चीज याद रखना कि इसरो को पहले इसरो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1969 में। उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इन कॉस्पर के नाम से। अभी मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे की लाइन आगे के क्वेश्चन में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, इसरो को पहले इन कॉस्पर के नाम से जाना जाता था। इन कॉस्पर किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1962 में। बाद में उसी को 7 साल के बाद उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इसरो कर दिया गया। इन कॉस्पर की बात की करते तो इन कॉस्पर की किसने स्थापना की थी, उसको किसने बनाया था,
विक्रम साराभाई ने इसको स्टैब्लिश किया था, और उस टाइम पे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने उनकी मदद की थी, या उनके मेंबर थे किसके, इन कॉस्पर के। ठीक है, फिर इसरो के बारे में देखा, और इसरो जब बना था तो उसको किस विभाग या किस डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया था, तो हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर रखा गया था। और 1972 में फिर अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्पेस डिपार्टमेंट को, और उसके अंदर अब क्या आने लगा, हमारा इसरो आने लगा। तो ये सारी चीजें याद रखना यहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एट विच प्लेस इज द डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, VSSC के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना और हमारा पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, कल देखा था हम लोगों ने। ठीक है, कहां पर स्थित है, हमारा त्रिवेंद्रपुरम में, जो कि कहां पर स्थित है हमारा, ठीक है, किस स्टेट में आता है, केरला में आता है। ठीक है, ये कल कर लिया था मैंने। अब मैंने, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को पहले किस नाम से जाना जाता था, क्या ये जब स्पेस स्टेशन बने थे क्या उन्हीं के नाम पे बना दिए गए थे, ऐसा नहीं होता था। पहले जो स्टेशन थे उनका नाम पहले अलग हुआ करता था। जब कोई बड़े, बोल सकते हैं कि लीडर की, या बोल सकते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट की मृत्यु हो जाती थी, तो बाद में उस स्पेस स्टेशन को उनके नाम पे रख दिया जाता था। ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या VSSC का पहले नाम क्या था, ठीक है, तो क्या नाम था हमारा, रॉकेट, सॉरी, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि VSSC का पहले नाम क्या था, तो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्पेस सेंटर की बात की है, तो एक VSSC है, और एक और स्पेस सेंटर कहां पर हमको देखने को मिलता है, श्रीहरिकोटा में देखने को मिलता है। वो कौन सा है, हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, सतीश धवन स्पेस सेंटर को पहले किस नाम से जाना जाता था, जो कि श्रीहरिकोटा में हमको देखने को मिलता है। किस नाम से जाना जाता था, तो शार नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुछ इसका फुल फॉर्म नहीं था, पर श्री हरिकोटा रेंजिंग नाम से इसको जाना जाता था पहले। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमिटी स्टैब्लिश, इन कॉस्पर के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये इसको इंग्लिश में अलग लिखा है, तो इन कॉस्पर ही है। ठीक है, तो इन कॉस्पर का हम लोगों को फुल फॉर्म देख लेना, तो इन कॉस्पर का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, या इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमिटी। इन कॉस्पर जो कि पहले जाते किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन कॉस्पर किस ईयर में बना था, 1962 में। इसको 7 साल के बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इसरो कर दिया गया। ठीक है, इसकी फाउंडिंग मेंबर में याद रखना हमारे जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, मतलब या उसके मेन हेड कौन थे इन कॉस्पर को बनाने के लिए, तो विक्रम साराभाई। और एज अ मेंबर किसने काम किया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लोकेटेड इन इंडिया, गलत लिखा है, MCFE है। ठीक है, तो मुख्य मतलब नियंत्रक सुविधा कहां पर स्थित है, कहां पर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। हमको ये अगर आप देखो तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एमपी में भी एक जो इसकी फैसिलिटी है वो एमपी में हमको देखने को मिलती है। एमपी में कहाँ पर होगी,
भोपाल में। तो भोपाल में भी है और हसन कर्नाटका में भी हमको देखने को मिलती है। तो दोनों जगह पे हमको मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी या मुख्य नियंत्रक सुविधा जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एमपी में हमको ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है? एक तरीके से कंट्रोल करना, जो भी सैटेलाइट या जो भी एक तरीके से हम स्पेस में देखते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन सा रहता है? ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का रहता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि इसके ये जो है वो किसके अंदर में काम करती है, या इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? किस एजेंसी के अंदर, ये बोल सकते हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी किस डिपार्टमेंट के अंदर या किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है? नोडल एजेंसी कौन सी है? इसरो। ठीक है, तो याद रखना, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी किस बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती है, या उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो कौन सी है? हमारी इसरो। यहां तक ये चीज है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट? फायर एंड फॉरगेट मतलब समझते हो, एक बार फायर कर दो और भूल जाओ। इस तरीके की कैटेगरी में हमारी कौन सी मिसाइल आती है? ठीक है, इन निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट? ठीक है, किस चीज, कौन सी मिसाइल करती है भैया? कल हम लोगों ने बात की थी ब्रह्मोस के बारे में, क्या ब्रह्मोस ही है कि और कोई सी है? ठीक है, तो हमारी जो फायर एंड फॉरगेट की मतलब सिद्धांत पे काम करने वाली, कि एक बार आप फायर कर दो और भूल जाओ, इस पे कौन सी चीज, कौन सी मिसाइल जानी जाती है? तो स्नेक मिसाइल जानी जाती है, नाग मिसाइल। स्नेक नहीं है, नाग ही है वो। ठीक है, ये चीज याद रखना, जो नाग मिसाइल है वो एक तरीके की ऐसी मिसाइल है जो कि क्या कर सकती है? हमारी फायर करती है और एक बार उसको फायर करने के बाद भूल जाओ। कल हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तरीके की सुपरसोनिक मिसाइल है। मतलब सुपरसोनिक का मतलब जानते हो, जो स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहती है इसकी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब आपसे पूछा जाए जो ब्रह्मोस है किन दो कंट्रीज ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया था? कौन कौन सी थी? इंडिया और इसका जो नाम है वो भी किस हिसाब से रखा गया है? ठीक है, एक रशिया की एक मतलब रिवर है या नदी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मस्कावा। और हमारी ब्रह्म यहाँ इंडिया की ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारा नाम बना है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि इसी मिसाइल को मतलब कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बना के रखा है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? जो जितनी भी मिसाइल बनती है उस मिसाइल को संभालने के लिए एक गाइडेड प्रोग्राम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था, कल मैंने उसको बताया था। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या है? जो भी मिसाइल्स रहती हैं उनको एक तरीके से गाइड करना, या एक तरीके से जो गाइड करने के लिए मिसाइल के लिए प्रोग्राम बनाया गया था वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था। ये कल मैंने पढ़ाया भी था आपको, 1982-83 के टाइम पे उन लोगों ने उनने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, ब्रह्मोस के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। अगर आपसे कोई पूछ ले बेसिक चीज़ें की, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मिसाइल वेमन के बारे में बताओ, मिसाइल वेमन किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? सभी कमेंट करो,
एक आध नाम तो मेरे को सही सुनने मिल रहा है, स्टार्टिंग में थोड़े गलत दिखे थे। क्या बोला जाता है भैया? तो टेसी थॉमस। ठीक है, तो मिसाइल मैन के बारे में हम लोगों को पता है। मिसाइल वुमेन किसको बोला जाता है? टेसी थॉमस, जो कि इसरो में उन्होंने बहुत बड़ा एडवांटेज बोल सकते हैं, बहुत अपनी प्रमुख भूमिका प्रदान की थी, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। अब देखो, बेसिक ज्यादा मिसाइल तो मैं आपको याद नहीं करा सकता, पर 5 मिसाइलों को नाम से याद रख लो। एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म से याद रख लेना, पटना से। कैसे रखोगे पटना से नाम? पी से मतलब पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ठीक है, ये 5 तरीके की हमको मिसाइल देखने को मिलती है। इनके बारे में हम लोग नॉर्मली आपको देखना हो तो कौन कौन सी मिसाइल है, तो ये चीज याद रखना, पी से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, हमारी नाग और आकाश। शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा, तो इस तरीके से याद रख लेना इतना तो। नेक्स्ट देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, तो वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, स्पेसिफिक जगह की बात करूं तो कहां पर स्थित है वो? बॉम्बे के भी ट्रॉम्बे में। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉम्बे, जो कि कहां पे आता है? मुंबई में ही आता है या बॉम्बे में आता है, जो कि कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कौन बताएगा, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था बार्क? ठीक है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र लोग बता रहे हैं। किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था ये? 3 जनवरी 19। ठीक है, हम अगर इसकी बात करें तो हमारा जो बार्क है, वो बार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? जैसे मैंने आपको बताया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, उनकी मृत्यु के बाद में उस सेंटर का नाम रखा गया था। वैसे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, उसको उसका पहले नाम क्या था? तो उसका पहले नाम याद रखना कि बार्क का पहले नाम क्या था? AIET, मतलब एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट इन ट्रॉम्बे। ठीक है, तो हमारे बार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट इन ट्रॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई अब क्या पूछ ले, यहाँ पे हेड की बात कर ले या डायरेक्टर की बात कर ले, कि बार्क के डायरेक्टर इन प्रेजेंट कौन है? ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, सबके जितने भी हम लोग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, उनके डायरेक्टर जरूर याद रखना। डायरेक्टर कौन है हमारे? डॉक्टर। इसरो का आप लोगों को पता होगा, इसलिए इसरो का तो न्यूज में आता रहता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। बाकी के जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, उनके डायरेक्टर जरूर लिखेंगे, लिखना है और बताना भी आप लोगों को। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड लोकेटेड? ठीक है, तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इसका काम क्या होता है? जो भी तरीके के हमारे जो वॉरशिप बनाई जाती है, कल हमने पढ़ी थी वॉरशिप के बारे में। ठीक है, INS बोल सकते हैं, तो उनकी उनसे रिलेटेड चीजें बनाई जाती है। सबमरीन जो रहती है, उनका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जो वॉरशिप्स है या आपकी सबमरीन है, वो कहाँ पर बनाई जाती है? मेगागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड में, मेजागांव। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या अंतरिक्ष विभाग, जिसको DOS के नाम से जानते हैं हम लोग, के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन सा है? कौन हेड रहता है, एक तरीके से बोल सकते हो, कौन चेयर करता है किसी भी मीटिंग को? ठीक है, तो कौन होते होंगे हमारे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने देखा है, बड़ी बड़ी जो भी कॉरपोरेशन बना के रखे हैं, डिपार्टमेंट बना के रखे हैं, उनकी मीटिंग को कौन हेड करता है? PM करते हैं। अब ये डिपार्टमेंट किस ईयर में बनाया गया था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक अलग से डिपार्टमेंट बना के दिया था अंतरिक्ष को, किस ईयर में बना के दिया था?
नेक्स्ट देखो, When did India successfully launch its first lunar mission Chandrayaan 1? तो हम लोगों ने Chandrayaan 3 के बारे में पढ़ा था। Chandrayaan 1 जो था वो किस डेट को लॉन्च हुआ था? स्पेसिफिक डेट के साथ में बताना। और इधर डेट नहीं पूछा पर डेट भी पूछी जा सकती है, कल के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो क्या था हमारा? 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, कौन सी सैटेलाइट के थ्रू भेजा गया था इसको? PSLV T2 के थ्रू भेजा गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तो ये चीज़ तो पढ़ ही ली है। अब एक और चीज़ कल मैंने बताना भूल गया था आप लोगों को कि अभी हम लोगों ने जो नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने 3 चंद्रयान हमारे मिशन हमको देखने को मिले। तो जो हार्ड लैंडिंग हुई थी हमारी, तो हार्ड लैंडिंग के हिसाब से और सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से जिन पॉइंटों पे हमारा चंद्रयान गिरा था उन पॉइंटों का नामकरण भी उन लोगों ने कर दिया, नेमोलॉजी भी कर ली, टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो Chandrayaan 1 में जो हार्ड लैंडिंग की गई थी उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाहर पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जो Chandrayaan 1 के टाइम पे हमको देखने को मिला, जिस पॉइंट पे हार्ड लैंडिंग की गई थी। ठीक है, Chandrayaan 2 की बात करें तो कौन सा पॉइंट बोला गया? तिरंगा। ठीक है, और लास्ट हमारा जो अभी थर्ड Chandrayaan 3 के टाइम पे क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति। ठीक है, कंट्रोवर्शियल बोला गया है कि आप किसी संप्रदाय के मतलब एक हिसाब से आप उसको मतलब उसका प्रदर्शन कर रहे हो, पर बातें तो चलती रहती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें याद रखना, ये तीनों पॉइंट याद रखना। Chandrayaan 1 के टाइम पे जवाहर पॉइंट, Chandrayaan 2 के टाइम पे हमको इसको बोलते तिरंगा पॉइंट, और Chandrayaan 3 के टाइम पे हमारा शिव शक्ति पॉइंट। तो ये चीज पूछी जा सकती है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, कौन सी थी हमारी? सबसे पहले लॉन्च किसको किया था? ठीक है, ये भी बताओ किस कंट्री के साथ मिलके हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, या किसने हेल्प करी थी हमारी इसमें? ठीक है, और ईयर भी बताओ किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो फर्स्ट रॉकेट कौन सा है हमारा? आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सी कंट्री ने हमारी हेल्प करी थी? तो इंडिया और रशिया, यही बोल सकते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, इसके कारण हमारा जो पहला रॉकेट या बोलते सैटेलाइट थी वो स्पेस में छोड़ी गई थी। ये क्लियर हो गया। अब रोहिणी की बात करते हैं, तो रोहिणी क्यों इंपॉर्टेंट है? रोहिणी भी एक तरीके की सैटेलाइट है, उपग्रह, पर रोहिणी एक तरीके से कैसी पहली सैटेलाइट है? इंडिजीनियस है, कि पहली बार इंडिया ने खुद की मदद से जो स्पेस में सैटेलाइट भेजी थी वो कौन सी थी हमारी? रोहिणी थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, पहला उपग्रह जो कि भारत ने इंडिजीनियस नहीं भेजा था। ठीक है, पहला जो कि बोल सकते कि सबसे पहला जिसमें मदद ली गई थी वो कौन सा था? आर्यभट्ट। किस ईयर में हमको देखने को मिलता है ये? और उसी के बाद में हम लोग इंडिजीनियस की बात करें कि इंडिया ने खुद से पहला सैटेलाइट कौन सा भेजा था, तो उसका नाम क्या है? रोहिणी। तो रोहिणी सीरीज की हमको देखने को मिलती है। अब आपसे कोई पूछा जाए कि हम लोगों ने देखा कि इन कॉस पर जो था वो 1962 में स्टैब्लिश हो गया था। आपने देखा होगा कि इसरो की जब फोटो बताई जाती है तो इसरो में एक सबसे पहले एक साइकिल पे रख के एक रॉकेट को लॉन्च किया गया था। उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला रॉकेट जो कि इसरो ने लॉन्च किया था या इन कॉस्पर ने लॉन्च किया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नाइक उपासे के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपनी साइकिल में रॉकेट रख के लेके जा रहा है, या एक सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज नाम करके, उसको नहीं देखी है तो देख लेना, उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको विक्रम साराभाई के बारे में पता चलेगा, मतलब हमारे जो होमी जहांगीर बाबा है उनके बारे में पता चलेगा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पता चलेगा। कुछ सीरीज इतनी बुरी भी नहीं होती, उस सीरीज में सारी चीजें मतलब लगभग 2 पॉइंट दिखा के रखी है। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें आप लोग देख सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, हु इन्वेंटेड पृथ्वी मिसाइल? पृथ्वी मिसाइल को किसने बनाया? ठीक है, तो पृथ्वी मिसाइल जो है उसको किसने बनाया था? डीआरडीओ ने बनाया था। नेक्स्ट देखो, विच मिसाइल कैन कैरी कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव एज वेल एज केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन? कौन सी मिसाइल पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार ले जा सकती है? कौन सी मिसाइल है भैया वो, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को या केमिकल वेपन्स को कैरी कर सकती है और कहीं भी गिरा सकती है? ये ऑप्शन सही नहीं है ये, बाकी के होने चाहिए थे। क्रूज मिसाइल होना चाहिए था, एयर टू एयर सरफेस लिखना है। तो एक ही मिसाइल दिख रही है यहाँ पे, सिंपल सा दिख गया यहाँ पे। तो कौन सी मिसाइल होती है हमारी? ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है, अब ब्लास्टिक मिसाइल में भी कल मैंने आपको बात की थी, तो ब्लास्टिक मिसाइल की सबसे मेन जो आज के टाइम पे अपग्रेडेड एडवांस लेवल की ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी हमारे पास है? अग्नि 5। ठीक है, अग्नि सीरीज चलती है, अग्नि की जितनी भी सीरीज आती है वो कौन सी मिसाइल को कलर कैरी करती है? ब्लास्टिक मिसाइल को। अभी लेटेस्ट कौन सी हमारी? ठीक है, तो इसको याद रखना, अग्नि मतलब एक तरीके से दूरी। ठीक है, कि जो ज्यादा दूरी के लिए हमको जौन सी मिसाइल की जरूरत पड़ती है, 9000 या 10,000 किलोमीटर तक हमको किसी रेंज को मिसाइल को भेजना है, तो कौन सी मिसाइल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे? प्लास्टिक मिसाइल, जो कि कौन सी हमारी? अग्नि 5। तो लगभग बोल सकते हैं कि 9000 या 10,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकती है वो मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल के बारे में देखा था हम लोगों ने। जो क्रूज मिसाइल होती है वो कैसी होती है? हाइपरसोनिक होती है। जैसे ब्रह्मोस का मैंने आपको एग्जांपल बताया, स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है पर इतना ज्यादा कैरी नहीं कर पाती, इतना ज्यादा दूर नहीं जा पाती। ठीक है, और इसको प्लास्टिक मिसाइल को ये चीज याद रखना, इसको ऐसे लॉन्च किया जाता है, ये हमारे नॉर्मल रैंड है तो इसको नीचे से लॉन्च किया जाएगा और ये सरफेस टू एयर की तरफ जाती है, और ऐसे मतलब पैराबोला की फॉर्म में बोल सकते हैं कि ये क्या करती है? अटैक करती है। ठीक है, इसलिए इसकी रेंज भी ज्यादा रहती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, जोरावर क्या है? पहले तो अर्जुन बता दो, अर्जुन कौन है भैया? ठीक है, प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, टैंक है, या नन ऑफ दी अबव भी हो सकता है। पांडव है भैया, पांडव नहीं लिखा यहाँ पर, वैसे पांडव लिखा होना चाहिए था। अर्जुन कौन है? ठीक है, तो जो अर्जुन है वो एक तरीके का कैसा है? टैंक है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि T90 भी एक तरीके का टैंक है, और भीष्म भी एक तरीके का टैंक है। ठीक है, ये 3 टैंक हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं, एक अर्जुन, दूसरा T90 और तीसरा हमारा भीष्म। ठीक है, प्लेन की बात करें तो प्लेन हमने देखा था कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस प्लेन कौन सा है? तेजस। इंडिया का इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर कौन सा है? ध्रुव। कौन सा है? ये चीज हम लोगों ने पढ़ी ली है, तो इस तरीके की चीजें याद रख लेना भैया। इंडिया का इंडिजीनियस कौन सा है? तो तेजस। हेलीकॉप्टर की बात करते तो ध्रुव सीरीज चलती है, और यहाँ पे हमारे टैंक में हमारा अर्जुन है, T90 है और भीष्म है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जोरावर क्या है? जोरावर एक तरीके का क्या? हल्के वजन का टैंक है, भारी वजन का टैंक है, या एयरक्राफ्ट है, या कोई कुछ भी नहीं है? कैसा लग रहा है? हाई वेट टैंक है या हैवी वेट टैंक है? लाइट वेट है या हैवी वेट है? तो जोरावर जो है वो एक हल्के वजन का टैंक है या लाइट वेट टैंक है। ठीक है, अभी हमने अर्जुन के बारे में देखा था, तो अर्जुन कैसा टैंक है? हैवी वेट टैंक है, भारी है थोड़ा, इसलिए उसके आगे क्या लगा रहता है? कभी भी अर्जुन, मैंने आपको बताया, जो शिप्स रहती हैं या जो टैंक्स रहते हैं उनके आगे हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो अर्जुन के आगे क्या लिखा रहता है?
MBT, MBT मतलब कि मेन बैटल टैंक, ठीक है। इसलिए ये टैंक जो है वो वजन में कैसा रहता है, भारी रहता है, और ज्यादा बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। अभी हमारे पास देखोगे तो टैंक बैटल के रूप में, बैटल टैंक के रूप में सबसे एडवांस लेवल का हमारे पास अर्जुन ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश इज इन, तो लड़ाकू वाहन अनुसाधन या विकास प्रस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर देखने को मिलता है हमको ये कॉम्बैट व्हीकल, जानते हो ना कि जैसे बहुत सारी जो बोल सकते हैं कि पाकिस्तान वाले एरिया में जो बॉर्डर पे बहुत सारी गोलीबारी होती है, मिसाइल वगैरह होती है, तो उनसे बचने के लिए एक तरीके का व्हीकल बनाया जाता है ना, ऐसा व्हीकल की जो मिसाइल या गोली पे पड़ने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो उस तरीके के जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर बना के रखा है उन व्हीकल्स के लिए, वो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, चेन्नई में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, चेन्नई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, ICMR के एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं भैया, जो बोल सकते हैं पदेन अध्यक्ष कौन रहते हैं। ICMR का फुल फॉर्म पता है, ICMR का फुल फॉर्म बताओ पहले, ICMR क्या है भैया। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो कहाँ से आती है, हमारी ICMR से, ठीक है। किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1911 में ये स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। अभी प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर पता है, ICMR के डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर राजीव भैल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आप लोग एग्जाम से पहले एक बार डायरेक्टर चेक कर लेना, हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, वैसे अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, होना नहीं चाहिए, पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूर। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक्स चेयरमैन की बात कर रहे थे कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, यहाँ पे मैत्री लिखा है, मंत्री है, ठीक है। तो जो भी मेन मतलब बोल सकते हैं कि मीटिंग जो है एक्स ऑफिशियो किसको बोला जाता है, तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु इज द चेयरमैन ऑफ CSIR, CSIR के चेयरमैन कौन होते हैं, और सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी बताओ। ठीक है, तो चेयरमैन कौन होते हैं हमारे, प्रधानमंत्री होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तो हमको देखने को मिलती है। CSIR का फुल फॉर्म, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, और डायरेक्टर के नाम बताओ, दोनों चीजें। ठीक है, तो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था ये, 1942 में। और करंट डायरेक्टर कौन है हमारे, तो मिसेस एन कलाई सेल्वी, ठीक है। तो मिसेस एन कलाई सेल्वी जो है वो कौन है, यहाँ की डायरेक्टर है, कहाँ की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, क्लियर है ये सब। नेक्स्ट देखो, हु क्रिएटेड कोवैक्सीन, कोवैक्सीन किसने बनाई थी भैया, एस्ट्रोजेनिका ने बनाई थी, एस्ट्रा ही है ये तो, एस्ट्राजेनिका, एस्ट्रो नहीं है, एस्ट्राजेनिका है वो।
ठीक है, तो ये सबको पता है किसने बनाया था, हमारे भारत बायोटेक ने बनाया था। एस्ट्राजेनिका की बात करें तो एस्ट्राजेनिका ने क्या बनाई थी? ठीक है, जिसके कारण अभी लोग परेशान हो रहे हैं, वो कौन सी लगी है यही पता करते फिर रहे हैं। ठीक है, स्पुतनिक के बारे में हम लोगों को पता है ये कहाँ की वैक्सीन है, रशिया की, तो ये चीज याद रखना। क्लियर हो गया? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी? इस हमको देखने को मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसको हम एनआईवी के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है ये तो हम लोगों ने देखा है, न्यूज में भी आता है, पुणे में स्थित है। डायरेक्टर कौन है भैया एनआईवी के? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वैक्सीन हम लोग देखने को मिलता है, तो जो वैक्सीन के फादर किसको बोला जाता है, या वैक्सीन के जनक किसको बोला जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीन? या बोल सकते हैं कि पहली बार किसी ने वैक्सीन बनाई थी, वो इंसान कौन था? हम लोग वैक्सीन आजकल बहुत देख रहे हैं ना, कि क्योंकि कोविड वैक्सीन से भी रिलेटेड चीजें आई, तो कोई आपसे पूछ ले कि दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन बनाने वाले इंसान कौन थे? ठीक है, तो कौन थे हमारे? एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या करा था, सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीन, या वैक्सीन के जनक बोले जाते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड बनाई थी उन्होंने? तो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हमको देखने को मिलता है, तो वो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी सबसे पहली, या सबसे पहली वैक्सीन ही एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, इसलिए उनको जनक भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? इस तरीके की चीजें पढ़ लेना भैया। नेक्स्ट देखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ICAR बोला जाता है, इंग्लिश में गलत ही लिख। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, तो किस ईयर में हुआ था? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है हमको? न्यू दिल्ली में। कृषि भवन आपने देखा हो, नाम सुना हो, तो कृषि भवन में। डायरेक्टर देख लेते हैं, डायरेक्टर कौन है हमारे? डायरेक्टर कौन है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या कृषि अनुसंधान परिषद के? डायरेक्टर भी बताओ सभी। कौन है हमारे? हिमांशु पाठक। ठीक है, डायरेक्टर कौन है हमारे ICAR के? हिमांशु पाठक। तो याद रखना, किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर में या कृषि में जिस तरीके की रिसर्च की जाती है, वो सारी की सारी कहाँ पे की जाती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखो, मार्केटिंग ब्रांच ऑफ इसरो। इसरो का जो वो विज्ञापन जो शाखा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? कितनी शाखाएं हैं मार्केटिंग की इसरो की? ये तो पता होगा। मार्केटिंग हमको, अगर मार्केटिंग ब्रांच या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसरो की हमको कितनी मार्केटिंग ब्रांच देखने को मिलती है? दो है भैया। कितनी है? दो है। उनमें से एक यहाँ पे देके रखिए, एक आगे के क्वेश्चंस में आएगी। तो इनमें से कौन सी इसरो की मार्केटिंग ब्रांच है? मार्केटिंग ब्रांच का मतलब समझते हो? जैसे इसरो है, तो इसरो जो भी डेवलपमेंट करता है वो इंडिया के लिए करता है ना, इंडिया के लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, या एक तरीके से रॉकेट्स को लॉन्च करता है। पर उसको बोल सकते हैं कि बाहर के देशों के साथ भी तो उसको कांटेक्ट है, या बाहर के देशों को भी तो वो मदद करता है ना, किस चीज के लिए? लॉन्चिंग के लिए। तो वो फ्री में थोड़ी ना करेगा, इंडिया के लिए तो फ्री में कर रहा है, पर बाहर की कंट्रीज के लिए तो पैसा लेगा। वो इसरो डायरेक्टली ये काम नहीं करता। इसरो ने इसलिए एक मार्केटिंग ब्रांच बना के रखी है, जिसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन।
तो ये अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन किसकी जगह पे काम कर, मतलब किसके बोल सकते हैं कि बिहाफ पे बात करती है? इसरो के बिहाफ पे। किसी भी कंट्री को अगर रॉकेट लॉन्च करवाना है या सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे लेने देने का काम किसका है? अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। इसलिए ये मार्केटिंग ब्रांच बना के रखी। एक और है, ठीक है, 2 मार्केटिंग ब्रांच हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? ये चीज याद रखना, मार्केटिंग ब्रांच का मतलब क्या है? तो बाहर की कंट्रीज के साथ जो भी लॉन्चिंग की जाती है उसके लिए कुछ पैसे लिए जाते हैं, और वो पैसे लेने का या मार्केटिंग करने का काम किसका है? अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली द डायरेक्टर ऑफ विच सेंटर वॉज कंफर्म्ड विथ कैंसर, या इस हाल ही में किस केंद्र के निर्देशक को कैंसर की पुष्टि हुई है? किसको कैंसर बताया गया भैया? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है जो इसरो के हेड है, जिनका नाम क्या है हमारा? एस सोमनाथ, उनको अभी हाल ही में क्या बता के रखा है? कैंसर बताया। कौन सा कैंसर है? स्टमक का कैंसर। ठीक है, स्टमक कैंसर के नाम से बताया गया। कि ये हाल ही की न्यूज है इसलिए इसमें ऐड कर दिया। क्लियर हो गया? एनआईसीएल जो आपको दिख रहा है ये क्या है हमारी? इसका लिख लो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में है शायद ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो INCIR क्या है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। आगे देख लेंगे इसको। और नेक्स्ट देखो, व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISSDC? ISSDC का मुख्यालय कहां पर देखने को मिलता है? सबसे पहले ISSDC का फुल फॉर्म भी बताओ भैया सभी। ठीक है, इसका काम आपके लिए इस तरीके से आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये देखो कि ISSDC जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? कौन सी है? इसरो है। ठीक है, कौन सी है नोडल एजेंसी हमारी? इसरो है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा आपको? इसरो का कहां पर है? ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ISSDC का फुल फॉर्म क्या है हमारा? इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। ठीक है, जो भी स्पेस से हमारा डाटा कलेक्ट होता है वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे इस डाटा सेंटर में होता है। और इसका मुख्यालय या इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? बेंगलुरु में। ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड हमको इसरो के 2 हमको बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो हमने देख लिया ISSDC, ठीक है, जिसका हम लोग को देखा फुल फॉर्म इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। और एक और है ID स्पेस सेंटर। ठीक है, तो IDSC का भी फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, इंडियन डीप स्पेस सेंटर। ठीक है, ये दोनों किसके अंडर में काम करते हैं? हमारे इसरो के अंडर में। और दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको? बेंगलुरु में। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, इन विच डिपार्टमेंट डज सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कम? तो सेमीकंडक्टर जो प्रयोगशाला है वो किस विभाग में आती है? किस डिपार्टमेंट के अंदर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी आती है भैया? तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अंतरिक्ष विभाग या हमारे स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किसके अंदर आती है? तो अंतरिक्ष विभाग के अंदर आती है। नेक्स्ट देखो, द सेकंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो आफ्टर अंतरिक्ष इज। तो हम लोगों ने देखा कि एक मार्केटिंग ब्रांच जो है वो क्या है? हमारी अंतरिक्ष है। वैसे ही दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी एजेंसी है जो कि इसरो की मार्केटिंग टीम या मार्केटिंग ब्रांच बोली जाती है, मार्केटिंग की शाखा बोली जाती है?
क्या बोली जाती है? अभी मैंने बताया था, इंडियन स्पेस इंडिया लिमिटेड, सॉरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना। इसरो की दो हमको मार्केटिंग शाखा देखने को मिलती है, एक कौन सी हमारी अंतरिक्ष, और दूसरी कौन सी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो जो भी बाहर के देशों से जितनी भी तरीके की लॉन्चिंग के लिए जो भी बात होती है वो ये दोनों की दोनों शाखा करती है। किस ईयर में बनाई गई थी ये न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड? तो 2019 में। ठीक है, 2029 में इसको 19 में बनाया गया था। क्लियर हुआ? एक चीज और यहाँ पे देख लो, ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की बात की थी, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? डिपार्टमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में है ये। ठीक है, ये चीज और याद रख लेना। कोई आपसे पूछे सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर या डिपार्टमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो चंडीगढ़। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दो स्पेस बोल सकते हैं कि मार्केटिंग ब्रांचेस है इसरो की, एक है अंतरिक्ष, दूसरी कौन सी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट देखो, वेयर इज RRCAT, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये एमपीपीएससी का बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहले तो RRCAT का फुल फॉर्म बताओ और फिर इसका मुख्यालय बताओ। पता था या तुक्का लगा दिया मैंने बोलने के बाद एमपीपीएससी का? ठीक है, तो हमारा जो RRCAT है उसका ब्रांच हमको या मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? हमारे इंदौर में देखने को मिलता है, जो एमपी में। तो उसका फुल फॉर्म भी बताओ। ठीक है, राजा रमन्ना CAT बता दिया, अब CAT का भी तो बताओ भैया फुल फॉर्म। राजा रमन्ना के बाद भी तो कुछ होगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कभी कभी बाकी के जो तीन वर्ड रहते हैं उसमें भी आपको एमपीपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि राजा रमन्ना सबको पता होगा, तो इसलिए पूरा फुल फॉर्म क्या है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस सेंटर है, ये दो चीजों पे ज्यादातर काम करता है। एक है लेजर से रिलेटेड, ठीक है, लेजर से रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रिसर्च करता है, और एक होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर के ऊपर। इन दो चीजों पे, ये दो टेक्नोलॉजीज पे हमारा राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिकली ज्यादातर काम करता है। ठीक है, अब ये बताओ भैया, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी किस ईयर में बनाया गया था, और अभी के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? किस ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिशमेंट की गई थी? ठीक है, तो एक सही आंसर है 1984 में की गई थी। करंट डायरेक्टर भी बता दो अब। डायरेक्टर कौन है? शंकर वी नारखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें देख ली। यहाँ पे एमपीपीएससी ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी सबसे तो फुल फॉर्म ही पूछेगा, तो फुल फॉर्म ज्यादातर लोगों को पता होगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए, ये जो सेंटर है बेसिकली दो मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, दो मेन चीजों पे काम करता है, कौन कौन सी है? एक लेजर से रिलेटेड और दूसरी पार्टिकल एक्सेलरेटर से रिलेटेड। ये दो चीज हम लोगों ने देखी। फिर इसके बाद किस ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1984। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में उनके डायरेक्टर कौन है, तो शंकर बी नारके। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। और मुख्यालय हमको पता है ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, इंदौर में। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्टैब्लिश? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था?
किस ईयर में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको हम लोग SAC के नाम से जानते हैं, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो 1972 में हुए थे। ठीक है, और ये भी याद रखना कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, स्पेस से रिलेटेड है तो कौन सी नोडल एजेंसी होगी? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है हमको? ठीक है, अहमदाबाद में देखने को मिलता है। बेंगलुरु मत लगा देना उसका, आपको देखने को मिले तो। नेक्स्ट देखो, करंट चेयरमैन ऑफ, बोला डॉक्टर विक्रम साराभाई वो स्पेस सेंटर, BSSC के चेयरमैन कहाँ पर हमको कौन है अभी? ठीक है, तो कौन है हमारे? यूनी कृष्णन नायर। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम लोगों को चेयरमैन के बारे में देख लेना। नेक्स्ट देखो, इन विच सेंटर आर द VSLV PSLV एंड SLLV आर, मतलब मेड, ये सारी के सारी जो हम लोगों ने पढ़े थे लॉन्च व्हीकल जो है वो किस जगह पे बनाए जाते हैं, किस केंद्र में बनाए जाते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, या बोल सकते हैं DRDO में, कहाँ पर बनाए जाते हैं सारे के सारी चीजें? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो वहां पे तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो हमारा कौन सा है, लॉन्चिंग स्टेशन है। वहां पे तो ये चीजें बनेंगी नहीं, तो कौन से स्पेस स्टेशन में हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है उनको बनाया जाता है? तो याद रखना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये चीज बनाई जाती है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई में तो स्पेस सेंटर जो है उसमें हमको ज्यादातर चीजें फॉर्म, ये जो लॉन्च व्हीकल है उनसे रिलेटेड रिसर्च और बनाने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द बार्क एस्टेब्लिश, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। बार्क किस ईयर में और मंथ में एस्टेब्लिश हुआ था, ये बताओ? ठीक है, तो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 3 जनवरी 1954 में। ठीक है, आपके लिए एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे, अलग से ही बनाया है। पूर्णिमा नाम सुना है आप लोगों ने? जो पूर्णिमा है वो एक तरीके का क्या है? ठीक है, एक तरीके का हेलीकॉप्टर है, या एक तरीके का रिएक्टर है, ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का एयरक्राफ्ट है, परमाणु विमान है, या इनमें से कोई नहीं है? पूर्णिमा के बारे में हम लोगों ने सुना है, जो पूर्णिमा एक चीज है वो पूर्णिमा क्या है? एक तरीके का हेलीकॉप्टर है, रिएक्टर है, या हमारा बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो क्या है हमारा? जल्दी बताओ। ठीक है, तो क्या है हमारा? एक तरीके का रिएक्टर है, ये चीज याद रखना। एक तरीके का क्या है हमारा? रिएक्टर है। अगर आपसे रिएक्टर के बारे में पूछा जाए तो जो रिएक्टर रहते हैं वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं? न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे पहला रिएक्टर कौन सा है, तो कौन? अप्सरा। और एक और होता है हमारा जिसको हम लोग जानते हैं कामिनी के नाम से। ठीक है, तो ये 3 रिएक्टर्स याद रखना, एक अप्सरा जो कि पहला है, दूसरा कामिनी, और तीसरा हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा पूर्णिमा। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्टर्स को याद रखना। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IGCAR? IGCAR का मुख्यालय कहां पर देखने को मिलता है हमको? ठीक है, तो सबसे पहले IGCR का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है हमको, सॉरी?
तो कलपक्कम में देखने को मिलता है। कलकप्पकम हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में, कलपक्कम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडियाज फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर इज अंडर हुज कंट्रोल। तो भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो किसके अंडर में काम करता है, किसके अधीन में काम करता है? कौन मैनेज करता है इसको? इसके अंडर में काम करता है, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के अंदर काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, मतलब एनर्जी, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी लोकेटेड। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स देखते चलेंगे बस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर देखने को मिलती है हमको? कहाँ पे देखने को मिलती है? तो गोवा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो गोवा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है, या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की जो संस्था है, वो कहाँ पर स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल हेल्थ रिसर्च लोकेटेड। तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे देखने को मिलती है ये हमको? ये इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है भैया, कहाँ पर देखने को मिलती है? तो जबलपुर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल हेल्थ रिसर्च जो है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स लोकेटेड। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजन कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ देखने को मिलता है? तो कोलकाता में या कलकत्ता में देखने को मिलता है। ठीक है, कोलकाता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द इंडियाज रीजनल व्हीट रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन एमपी। तो भारत का क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है हमको, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? रीजनल व्हीट सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इंडियन व्हीट बोल सकते रिसर्च सेंटर इंदौर में स्थित है भैया। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1958। टुडे व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स लेबोरेटरी अक्रॉस द कंट्री। तो डीआरडीओ की कितनी लेबोरेटरीज हमको पूरे इंडिया में देखने को मिलती है? 48 से अधिक है, या 108 है, या 228 है, या 208 है? ठीक है, अगर एग्जैक्ट की बात करो तो एग्जैक्ट कितनी लेबोरेटरीज हमको आज की डेट में देखने को मिलती है? तो 52 लेबोरेटरीज है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए? 48 से अधिक। ठीक है, एग्जैक्ट देख रहे हैं तो कितनी लेबोरेटरीज हैं? 52 लेबोरेटरीज है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द इंडियाज व्हीट एंड बार्ले रिसर्च लोकेटेड। ठीक है, व्हीट की बात की थी, अब व्हीट और बार्ले दोनों आ गए। गेहूं और जौ का जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, इंडियाज व्हीट एंड बार्ले रिसर्च सेंटर कहां पर लोकेटेड है? कहां पर स्थित है? करनाल में स्थित है। ठीक है,
अगर वीट की बात की जाए अकेली तो वो इंदौर में हमको देखने को मिला, वीट और बार्ले या जौ की बात करें तो वो रिसर्च सेंटर कहाँ पर देखने को मिलता है, करनाल में देखने को मिलता है। वेयर इज द बीरबल साहनी रिसर्च सेंटर फॉर पेरियोलॉजी लोकेटेड, तो ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? बीरबल साहनी रिसर्च सेंटर फॉर पेरियोलॉजी बोटॉनी लोकेटेड, तो हमको लखनऊ में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस ट्रेवल बाय अ नासा एस्ट्रोनॉट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसके पास है? किसके पास है भैया? किसके पास है? मार्क बेंट हे के पास में। ठीक है, मार्क बेंट हे के साथ में हम बोल सकते हैं कि दो लोग और थे, एक थे हमारे फ्रैंक रूबियो और स्कॉट कैली। ठीक है, ये तीनों साथ में थे, पर मेन अगर आप देखोगे तो फ्रैंक रूबियो का नाम आता है। इनका मेन तो यही थे हेड, बाकी के ये दो तो उनके मेंबर थे। ठीक है, तो ये नासा के एस्ट्रोनॉट थे। नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ ग्रेट जाइंट ब्लैक होल मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो वैज्ञानिक ने पृथ्वी पे अरबों प्रकाश वर्ष दर विशाल काय जो ब्लैक होल के विलप की उपेक्षा जो है वो कहाँ पे, इस अपेक्षा का क्या महत्व है, क्या देखने को मिलता है इन तरह इसके कारण हमको? ठीक है, गुरुत्वीन तरंगों का अधिज्ञान हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको जानने को मिल गई। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस ऑब्जर्वेशन का, तो हमको जो गुरुत्वीन जो तरंगे हैं उनका अभिज्ञान देखने को मिला। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई लीसा, तो ई लीसे का उद्देश्य क्या है, किस चीज की स्टडी करता है, ये किस चीज को डिटेक्ट करता है? ई लीसा जो है वो किसके लिए, किस पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका? ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे रहती है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स रहती है, उनको कैच करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ई लीशर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, नासाज स्पेसक्राफ्ट जो सीनी इज अ मिशन ऑफ विच प्लेनेट, जो नासा का अंतरिक्ष कैसीनी जो ग्रह पे जाने का एक मिशन है, वो किस ग्रह पे जाने वाला मिशन है? ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, पूछा जा सकता है जो कैसीनी है वो किस का प्रोजेक्ट है, तो आप याद रखना नासा का स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट है जो कि कहां पर जाएगा, तो हमारे सनी या सर्टन पे जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो नासा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, कसीनी, और वो किस प्लेनेट पे जाएगा, सनी पे या हमारे सर्टन पे। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट आर्टिका एम टू मॉनिटर द क्लाइमेट ऑफ आर्टिक, तो आर्टिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था भैया आर्टिक पे रिसर्च करने के लिए? ठीक है, तो किसने किया था, हमारे रशिया ने किया था। ठीक है, तो याद रखना आर्टिका एम जो है वो किसका, वो सैटेलाइट है, तो रशिया का। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाभिक, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था नाभिक का फुल फॉर्म क्या है आज की डेट में? नाभिक का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो नाभिक कल जो मैंने आपको बताया था, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन जो है उसका फुल फॉर्म है।
ठीक है, तो इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डा विंसी प्लस और डेरिटस आर द टू न्यू मिशंस अनाउंस बाय नासा रिलेटेड टू। तो जो हमारे नासा ने दो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए, बोल सकते हैं कि जो हो चुके हैं, डा विंसी मतलब प्लस और वेरिटस, ये दोनों के दोनों मिशन किससे रिलेटेड है? कहाँ पे जाने से? मून से रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड है, वीनस से रिलेटेड है, या जुपिटर से रिलेटेड है? तो ये सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप कहाँ पे दोगे? कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस थी या इंस्टीट्यूट्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारी क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।